बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम ऐसे करेंगे कि मैं, क्योंकि कई दफ़ा मैंने स्टार्ट किया प्रोजेक्ट बीच में से, मैं चाह रहा था एक दफ़ा दोबारा फ्रॉम स्क्रैच हम एक छोटा सा टास्क लें और उसको मैं आपके साथ सॉल्व करूं, ताकि हम पूरे प्रोसेस से दोबारा हमारा रिफ़्रेश हो जाए। लेट्स स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट। मैंने माइक्रो सी खोला हुआ है, स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट, और यहाँ से नेक्स्ट। और प्रोजेक्ट में यहाँ पर जब आप प्रोजेक्ट क्रिएट करें तो कोई एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया करें, क्योंकि ये जो है उस फोल्डर के अंदर एक्स्ट्रा फाइल्स क्रिएट करता है। तो आप किसी एक ही फोल्डर में करेंगे तो आपकी सारी प्रोजेक्ट फाइल्स मिक्स हो जाएंगी। तो यहाँ पर मैंने INT0, क्योंकि मैंने एक्सटर्नल इंटरप्ट इस्तेमाल करना है इसमें, तो इसलिए मैंने उसको INT0 कह दिया। और प्रोजेक्ट का नाम मैं INT0 ही कर देता हूँ। INT0, ठीक है, दिस इज़ फाइन। INT0 18F452 बिल्कुल ठीक, यही ऐसी चाहिए हमें फ्रिक्वेंसी, क्योंकि मैंने जो सिमुलेशन में जो मैंने बनाया हुआ सर्किट उसमें 20 मेगाहर्ट्ज़ लगी हुई, तो लेट्स कीप इट लाइक दैट। और बाकी नेक्स्ट, और कोई दैट्स इट, फिनिश। राइट, सो ये हमारे पास एक प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर खुल जाएगा मेन। और यहाँ पर हम ऐसे करेंगे कि यहाँ पर मैं एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपके सामने रखता हूँ। मैंने इसको कॉपी किया हुआ है ताकि मुझे इसको टाइप ना करना पड़े। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि मैं एक जनरेट 1 किलोहर्ट्ज़ स्क्वायर वेव दैट कैन बी टर्न ऑन एंड ऑफ विद बटन कनेक्टेड टू एक्सटर्नल इंटरप्ट INT0। सो अभी इसमें हमने क्या काम करना है कि हमने एक स्क्वायर वेव तो हम जनरेट करते आए हैं पहले भी, तो एक वो काम करना है, लेकिन एक्सटर्नल इंटरप्ट के ज़रिए से हमने उसको कंट्रोल करना है, उसको ऑन ऑफ करना है। एक्सटर्नल इंटरप्ट आप डाटा शीट खोल लें, या बल्कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। सिमुलेशन में आपकी जो पोर्ट बी है, इसके साथ आप देखें INT0, INT1, INT2, ये वो एक्सटर्नल इंटरप्ट्स हैं जिनके बारे में मैं अभी बात कर रहा हूँ। इनको हम चला के देखना चाहते हैं कि एक्सटर्नल इंटरप्ट्स कैसे काम करते हैं। तो हम चाह रहे हैं कि किसी एक एक्सटर्नल इंटरप्ट के ऊपर हम कोई बटन लगाएं, और उस पर जब हम बटन प्रेस करें तो आपकी स्क्वायर वेव जनरेट होना शुरू हो जाए। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक पिन लगाई हुई है। यहाँ पर मैं RD0 इस्तेमाल करना चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मैंने पिन बटन, देखिए मैंने कौन सी पिन पे लगाया हुआ है, अभी इस पे लगाया हुआ है, INT0 पे लगाया हुआ है, A पे। ये देखिए मैंने बटन का सर्किट यहाँ बनाया हुआ है, यानी कि जब अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस इसकी वैल्यू 0 होगी, ग्राउंड के करीब होगा, और जब मैं बटन प्रेस करूँगा तो A जो है वो पुल अप हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने अपने बटन सर्किट को कनेक्ट किया हुआ है, और मैं चाहता हूँ कि जब मैं बटन प्रेस करूँ तो RD0 के ऊपर एक वेव फॉर्म जनरेट हो 1 किलोहर्ट्ज़ की। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। राइट, तो मैंने डाटा शीट नहीं खोली, लेट मी ओपन द डाटा शीट। क्विक एक्सेस में आ जानी चाहिए मेरे ख्याल से। ऑलराइट, सो लेट्स हमें हमारे लिए मेन सोर्स अगेन इज द डाटा शीट। अब हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे कि हम कैसे इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सबसे बेहतरीन तरीका क्या होता है कि आप किसी प्रॉब्लम को मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड कर लें। इसको हमारे लॉजिकल पार्ट क्या बनते हैं, एक इसका पार्ट है कि हमने स्क्वायर वेव जनरेट करनी है, और दूसरा लॉजिकल पार्ट क्या है इसका, ये कि हमने उसको एक्सटर्नल इंटरप्ट को बीच में इंटरफेस करना है। तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि हमेशा किसी बड़े प्रॉब्लम को छोटे हिस्सों में डिवाइड करें और फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, पहला काम ये कर सकते हैं कि हम स्क्वायर वेव अलग से जनरेट कर लें। पहले स्क्वायर वेव जनरेट कर लें, उसको पहले टेस्ट कर लें कि ये चल रही है। अब जब ये चल रही है उसके बाद हम एक्सटर्नल इंटरप्ट के ऊपर जाएं। या ये कर सकते हैं कि पहले एक्सटर्नल इंटरप्ट को टेस्ट कर लें। वो कैसे कर सकते हैं कि आपने एक्सटर्नल इंटरप्ट को इनेबल करें, एक बटन दबाएं, और उस बटन के ऊपर ये जो आपके पास एक्सटर्नल इंटरप्ट का जो बटन है, जब ये बटन दबाएं तो कोई एक एलईडी उसको ऑन कर दे। तो इस किस्म का कोई भी आप काम कर सकते हैं। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम व्हाट वी ऑलरेडी डन। हम स्क्वायर वेव जनरेट करते हैं। ठीक है, स्क्वायर वेव कैसे जनरेट करेंगे, सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। हमारे पास हमें टाइमर के जरिए से स्क्वायर वेव जनरेट करनी है। तो टाइमर 0, लेट्स यूज टाइमर 0, हमें याद है, हम पहले इस्तेमाल कर चुके हैं। तो टाइमर 0 की जो हमें सेटिंग करनी होगी, जो हमारे SFR है उसमें एक है T0 कॉन रजिस्टर, और उससे मुंसलिक और भी जो रजिस्टर्स हैं वो इन्होंने यहाँ पर एंड में दिए हुए हैं कि टाइमर 0 से मुंसलिक। अब आप टाइमर 0 की अगर डाटा शीट खोलेंगे और उसमें अगर स्क्रॉल करेंगे तो एंड में, बिफोर एंडिंग द टाइमर 0, अब यहाँ पर उन्होंने हर जो पेरिफेरल है, हर पेरिफेरल के साथ उन्होंने उसके एंड पे एक टेबल दिया हुआ है जिसमें ये बताया हुआ है कि उसके साथ कौन कौन से रजिस्टर्स मुंसलिक हैं जिसकी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। और वो आपके पास ये है टाइमर 0L, टाइमर 0H, जिसमें हम अपनी वैल्यूज लोड करते हैं। इंट कॉन जो है इंटरप्ट्स के लिए, यानी कि इंटरप्ट, अब उन्हें यहाँ पर इसको हमारे लिए हाईलाइट यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है। देखिए टाइमर 0IF, टाइमर 0IE, ये GIE और PEIE। सो ये वो पिंस हैं, स्विचेज हैं जो हम पहले इस्तेमाल भी कर चुके हैं इंटरप्ट के लिए। ये इंटरप्ट के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है,
और ये टी कॉन हम देख चुके हैं, टाइमर ऑन करना हो या उसकी सेटिंग्स के लिए। तो ये वो रजिस्टर्स हैं। और ट्रिस ट्रिस ए यानी कि अगर आपने इसका डाटा का डायरेक्शन चेंज करना है, किसी पिन को अगर आपने इस्तेमाल करना है डिजिटल के लिए या एनालॉग के लिए, तो उन्होंने पॉसिबल कम्बिनेशंस बना लिए हैं कि आप अगर टाइमर इस्तेमाल करेंगे तो मुमकिन है आपको ये सारे रजिस्टर्स इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़े, राइट। सो इसमें सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ टी कॉन। टी कॉन में हमने पहले टी कॉन की सेटिंग करनी होगी। अब टी कॉन की क्या सेटिंग, अभी हम लेट से हम स्टार्ट करें तो टाइमर ऑन फिलहाल नहीं करेंगे, पहले हमें सेटिंग करनी होगी। अब 8 बिट का काम करना है या 16 बिट का करना है, इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि हमने जो काम करना है, जो स्क्वायर वेव जनरेट करनी है, उसके लिए 8 बिट चाहिए होगा या 16 बिट चाहिए होगा। तो इसका मतलब है सबसे पहले हमें जो काम करना होगा वो हमें टाइमर की कैलकुलेशन करनी होगी, राइट। तो यहाँ पर हम टाइमर की कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर लेट मी जस्ट पुट इट ओवर हियर। एक तो ये कि हमारा पहला सेक्शन जो है वो इनिशियलाइजेशन का सेक्शन है। उसको अगर आप हाईलाइट कर लें तो अच्छी बात है। हम यहाँ पर इनिशियलाइजेशन, ठीक है। तो इनिशियलाइजेशन का हमारा जो सेक्शन है उसमें हमने सबसे पहले हमने क्या काम करना है। हमने यहाँ पर अच्छा इसको सेव कर, मैंने सेव नहीं किया हुआ, इसको मैं सेव करूँगा तो ये देखें वही जो उसने फोल्डर जो मेरा बना है प्रोजेक्ट फोल्डर, उसके अंदर ये .c फाइल सेव हो गई। और यहाँ पर विच आई कैन सी ओवर हियर सोर्सेज के अंदर ये .c फाइल मेरे पास सेव्ड है, राइट। सो नाउ दिस इज सेव्ड। तो अब यहाँ पर मैंने इस ब्लॉक के अंदर मैं क्या काम करना चाह रहा हूँ, मैं टाइमर कैलकुलेशन करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इस टाइमर कैलकुलेशन में मैं क्या करूँगा, मेरी सबसे पहले फैक्ट्स मेरे पास क्या है। मेरे पास सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट मेरे पास क्या है कि मेरे पास क्रिस्टल जो है क्रिस्टल जो मेरे पास लगा हुआ है वो लगा हुआ है 20 मेगाहर्ट्ज़ का, ठीक है। 20 मेगाहर्ट्ज़ का क्रिस्टल लगा हुआ है। इसका मतलब है मेरे पास जो फ्रिक्वेंसी इंस्ट्रक्शन फ्रीक्वेंसी वो कितनी होगी, which will be equal to 1/4 of this crystal frequency, which will be 5 megahertz। तो मेरे पास ये 5 मेगाहर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी आ गई जो इंस्ट्रक्शन की फ्रिक्वेंसी है। तो उसमें इंस्ट्रक्शन साइकिल या मशीन साइकिल, इंस्ट्रक्शन साइकिल कितना होगा मेरे पास, उसका टाइम पीरियड विच विल बी 1/5 मेगा, ठीक है। 1/5 मेगा। हम देख लेते हैं क्या होगा। आई विल ओपन दी साइंटिफिक कैलकुलेटर और 5 एक्सपोनेंशियल 6, ये 5 मेगा हो गया। इसको मैं इन्वर्स कर लेता हूँ, ये मेरे पास 1.5 मेगा आ गया। ये टाइम पीरियड है मेरा एक, यानी कि इस वक्त इतने टाइम में एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है, या इतने टाइम में मेरा काउंटर भी जो एक इंक्रीमेंट होगा वो इतने टाइम में होगा। ये इतने सेकंड्स में दिखा रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने कैलकुलेशन सेकंड्स में की, मेगा में की, कोई मैंने इसमें और यूनिट इस्तेमाल नहीं की। तो ये कितना हो गया, 3 और 3 6 यहाँ पर। तो यहाँ तक अगर मैं करूँगा तो ये 0.2 माइक्रो सेकेंड भी मैं इसको लिख सकता हूँ। तो ये दिस इज इक्वल टू 0.2 माइक्रो सेकेंड। ये 0.2 माइक्रो सेकेंड में मेरा टाइमर का एक काउंट बढ़ेगा या एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। सो ये मुझे मालूम हो गया। अब मुझे जनरेट क्या करना है, ठीक है। मैंने जनरेट करना है 1 किलो हर्ट्ज़, ठीक है। 1 किलो हर्ट्ज़ जनरेट करना है। तो इसका मतलब है इसके लिए मेरे पास जो टाइम पीरियड है वो कितना होगा, टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू 1/1 किलो विच इज़ 1 मिली सेकेंड। 1 मिली सेकेंड का टाइम पीरियड है। और इसका जो हाफ साइकिल है वो कितना होगा, हाफ साइकिल इज इक्वल टू 0.5 मिली या 500 माइक्रो सेकेंड, ठीक है। मैंने इसको माइक्रो में क्यों लिखा है, क्योंकि मैं इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप निकालना चाह रहा हूँ, इसका और इसका। कोई इसकी यूनिट भी माइक्रो सेकंड में, इसलिए मैंने इसको भी माइक्रो सेकंड में कन्वर्ट कर लिया ताकि मुझे इनकी कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाए। अब मैं देखना चाहता हूँ कि ये कितने मेरे पास 500 माइक्रो सेकंड जनरेट करने के लिए मुझे कितनी काउंट करने पड़ेंगे। एक काउंट 0.2 माइक्रो सेकंड में हो रहा है, तो मैं निकाल लेता हूँ नंबर ऑफ काउंट्स मेरे पास कितने आ जाएंगे, इज इक्वल टू 500 माइक्रो सेकेंड डिवाइड बाय 0.2 माइक्रो सेकेंड। अब क्योंकि दोनों की यूनिट सेम है इसलिए मुझे यूनिट मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। आई कैन जस्ट डू द कैलकुलेशन विदाउट यूनिट्स बिकॉज यूनिट्स आर सेम, ठीक है। यूनिट सेम नहीं होंगे, ये अगर आपको ये इतनी मैथ तो इंशाल्लाह आपको आनी चाहिए कि यूनिट्स किसको कैसे मैनेज करते हैं, ठीक है। तो ये 500 डिवाइड बाय 0.2, तो मेरे पास 2500 आ गया। तो उसका मतलब है कि मुझे अगर 2500 काउंट्स करनी होंगी इस अगर इस रेट के ऊपर मेरे पास काउंट हो रहा है, ठीक है, हर 0.2 माइक्रो सेकेंड के बाद। इससे दो मेरे पास चीज़ें वाज़ेह हो गई। एक चीज़ तो ये कि अगर मैं 16 बिट का
8 बिट में तो नहीं आएगा, ठीक है। 8 बिट के का टाइमर इसमें इस्तेमाल नहीं हो सकेगा अनलेस आई यूज प्री स्केलर। तो एक काम मैं ये कर सकता हूँ कि 8 बिट का टाइमर इस्तेमाल करूँ और साथ प्री स्केलर लगा दूँ। दूसरा काम मैं ये कर सकता हूँ कि मैं 16 बिट का काउंटर इस्तेमाल करूँ, टाइमर इस्तेमाल करूँ और प्री स्केलर इस्तेमाल ना करूँ। सो आई विल स्टिक विद द लेटर रादर देन द फॉर्मर। तो मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको 16 बिट में करूँगा ताकि मुझे प्री स्केलर इस्तेमाल ना करना पड़े, ठीक है। अगर मैं प्री स्केलर इस्तेमाल नहीं कर रहा, मैं लिखता हूँ फॉर 16 बिट टाइमर, ठीक है। 16 बिट टाइमर के लिए मैं क्या कैसे कैलकुलेट करूँगा, से मुझे अगर 250 काउंट करनी है तो 65536 में से मैं माइनस कर दूँगा 2500, ठीक है। तो ये मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ। इसको मैं, क्योंकि मुझे उसको हैक्स में चाहिए होगा, तो मैं इसको प्रोग्रामर्स कैलकुलेटर मैंने खोल लिया और मैं यहाँ पर 65536 में से मैं माइनस कर लेता हूँ 2500, इतने मैंने, सॉरी ज़्यादा हो गया, 65536 माइनस 2500, ये मेरे पास आ गया 63063 और हैक्स में आ गया F63C, ठीक है, F63C। तो इसको मैं यहाँ पर हैक्स में लिख लेता हूँ, हैक्स में F63C, ठीक है। तो ये मेरे पास F6, लेट मी कंफर्म, गलती ना हो जाए, F633, राइट। सो दिस इज द काउंट जहाँ से हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे और जब भी ओवरफ्लो करेगा तो 250 काउंट हो चुके होंगे, यानी कितना टाइम गुजर गया होगा, 0.5 मिली सेकेंड। यानी कि जब ये काउंटर में मैं वैल्यू डाल दूंगा तो और काउंट अप करेगा, तो ये जब ओवरफ्लो करेगा तो मेरे पास 0.5 मिली सेकेंड गुजर चुके होंगे, राइट। सो नाउ वी डन विद द कैलकुलेशन। अब हमने फैसला कर लिया। अगर आप दोबारा हम डाटा शीट को देखें तो अब हमें पता चल गया कि मुझे जो 8 बिट का टाइमर, आफ्टर दिस कैलकुलेशन मैं आपको उस पूरी प्रोसेस से गुजारा हूँ जिससे मैं जब प्रोग्रामिंग कर रहा होता हूँ तो मैं उससे गुजरता हूँ और आपको भी शायद इससे फायदा हो, ठीक है। इसको पूरा आज की क्लास का मकसद ये है कि आपको पूरे प्रोसेस से गुजारा जाए। तो अब मैंने देख लिया कि भाई मेरे पास मैंने 250 काउंट करने हैं, 16 बिट का टाइम इस्तेमाल करना है। तो उसका मतलब मैं टी कॉन की सेटिंग क्या क्या करूँगा, अभी फ़िलहाल ऑन नहीं करना है मुझे। टाइमर जो 8 बिट के लिए मुझे 1 करना पड़ेगा। मैं इसको 0, इसका यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा फ़िलहाल। T0CS क्या होता है, इसकी क्लॉक सोर्स इंटरनल क्लॉक सोर्स है, ये भी 0, मैंने एक्सटर्नल काउंट नहीं कर रहा। और सोर्स एज जो इसकी है, सोर्स एज क्या होगी, क्योंकि मैं एक्सटर्नल इस्तेमाल ही नहीं कर रहा, इसलिए सोर्स एज का कोई सेंस नहीं बनती। सोर्स एज वहाँ इस्तेमाल होता है जब मैं एक्सटर्नल ट्रांजिशन को मैं काउंट कर रहा हूँ। TSA मैं क्या प्री स्केलर इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं प्री स्केलर इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो यहाँ पर ये वैल्यू 1 होगी। और आगे क्योंकि मैं प्री स्केलर इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो जो प्री स्केलर की सेटिंग्स हैं, ये 3 बिट के प्री स्केलर की वैल्यू क्या होगी वो तो मैटर ही नहीं करती। तो दिस इज डोंट केयर, ये डोंट केयर स्टेट में। तो मेरे पास इसको मैंने 1 करना है, बाकी सबको 0 करना है, और ये 3 मेरे पास डोंट केयर में आ गई। तो इसकी मैंने वैल्यू को 1 करना है। तो ये अगर देखेंगे बिट 0, बिट 1, बिट 2, बिट 3, मैं चाहूँ तो इसको मैं tcon.psa से भी सेट कर सकता हूँ, और बाकी सबको मैं क्योंकि इसकी भैया मैं देख लूँ कि इसकी रीसेट पे क्या वैल्यू होती है। अगर 0 ही होती है तो मैं सिर्फ इसको सेट कर लूँ, लेकिन जस्ट टू बी श्योर मैं पसंद करूँगा कि मैं tcon की पूरी वैल्यू को सेट कर लूँ। और वो क्या वैल्यू होगी, वो है हैक्स में देख लूँ, ये सारे 0 0 0 0 और ये 1 होगा, बाकी सब 0, तो 08 हेक्सा। तो मैं इसको 08 हेक्सा अगर साइन कर लूँ, सो आई होप दिस इज क्लियर। इंशाल्लाह इसमें कोई, होपफुली आप हम इतनी दफ़ा कर चुके हैं कि आपको इंशाल्लाह इसमें मसला नहीं होना चाहिए। बहरहाल ये मेरे पास सारी 0 आ रहे हैं, और ये एक 1 है और बाकी ये 0, तो यहाँ पर 1 और बाकी 0, तो 1 0 0 0, ये 8 हो गया हेक्सा में, और ये 0। तो मेरे पास जो सेटिंग होगी T0con की, तो मैं सबसे पहले T0con की सेटिंग करता हूँ। T0con की, T0con इक्वल टू 0x08, ठीक है। तो ये मैंने इसकी सेटिंग कर दी अपनी, राइट। तो ये जो आपके पास रेड लाइन नज़र आ रही है, अगर आपको मेरे ख्याल से बिल्ड करने से ये दिस शुड गो अवे, राइट। इसको बिल्ड किया तो उसने इसको रिकग्नाइज कर लिया कि ये मेरे पास, ये मैं उसको कॉल कर रहा हूँ, SFR को कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये Tcon की सेटिंग हो गई, तो टाइमर की ये बेसिक सेटिंग हो गई। दूसरा हमने काम क्या करना है कि टाइमर के जो हाई और लो रजिस्टर्स हैं, ठीक है, ये टाइमर 0L, टाइमर 0H, इसकी वैल्यू मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ। तो ये भी मैं डाल देता हूँ, नहीं कि इसको नाम देख लेते हैं, TMR0L, ठीक है। तो TMR0L, इस पे मैंने क्या डालना है, लो पे मैंने 0x3C, ठीक है, ये देख लें यहाँ पर।
3C यहाँ पर मैंने लिख लिया, 0x3C मैंने यहाँ पर डाल दिया। और इसकी जो हाई बाइट है उसमें TMR 0 का जो वो डाल दिया मैंने, 0 हेक्सा, सॉरी 0 हाई, इसका हाई वैल्यू जो है वो है 0xF6 F और 6, राइट। सो ये मेरे पास टाइमर की वैल्यू यहाँ तक हो गई, ये रजिस्टर हो गया, ये हो गया, ये हो गया। क्या हमें इंटीजर की इंट कॉन की ज़रूरत है? क्या हमें इंटरप्ट जनरेट करना है? हम करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि ऑटोमेटिकली वो वेव फॉर्म जनरेट होती रहे, मुझे उसकी बीच में लूपिंग उसको पोलिंग ना करनी पड़े। तो इंट कॉन में ये इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं इंट कॉन रजिस्टर, यहाँ पर आप इंटरप्ट के में जाएंगे तो इंटरप्ट में सबसे पहले आपको इंट कॉन रजिस्टर मिलेगा, क्योंकि दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रजिस्टर, राइट। सो इंट कॉन रजिस्टर पे जाने से पहले हम यहाँ पर ये देख लें कि आपने जो टाइमर 0 है, देखें यहाँ पर टाइमर 0 की सेटिंग्स के लिए आपको जो इंटरप्ट चाहिए, आपको ग्लोबल वाला, वो सिर्फ GIE चाहिए आपको PIEI की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ इस ग्लोबल इंटरप्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, राइट। अब इसमें GIH क्या होता है, L क्या होता है, इंशाल्लाह हम बाद में देखेंगे। ये लो और हाई प्रायोरिटी इंटरप्ट्स का यहाँ पे इसमें एक ऑप्शन होता है, उसको हम इंशाल्लाह बाद में कवर करेंगे, लेकिन इसको हम GIE को सेट करेंगे और बाकी टाइमर के इंटरप्ट्स को। तो हम यहाँ पर आ जाएं, इंट कॉन की सेटिंग, ठीक है। इंट कॉन की सेटिंग में हमें मालूम है कि ग्लोबल इंटरप्ट हमें करना ज़रूरी है, ग्लोबल इंटरप्ट नहीं करेंगे तो इंटरप्ट जनरेट ही नहीं होगा। दूसरा बाकी ये देखेंगे टाइमर, ये इसकी ज़रूरत नहीं है। टाइमर 0IE इसकी ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि हमें टाइमर 0IE को इनेबल करना है, तो इसको भी नहीं, इसकी ये भी नहीं, और ये टाइमर 0IF, ठीक है। ये हमारे पास टाइमर 0IF और टाइमर 0IE, और इसके अलावा बस यही। तो ये मेरे पास ये इसकी सेटिंग्स करनी। तो सबसे पहले आई स्टार्ट विद लेफ्ट मोस्ट, मैं करता हूँ यहाँ पर सेटिंग, ठीक है। यहाँ पर मैं इसकी सेटिंग करता हूँ, इंटरप्ट की सेटिंग यहाँ पर, बल्कि आप थोड़ा बहुत कमेंट कर देना तो आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। टाइमर 0 सेटिंग फॉर 1 kHz, ठीक है। इस तरह अगर आप पेपर में भी डाल दें या एक्चुअल भी अपने लिए भी अगर आप छोटे छोटे कमेंट्स लाते रहेंगे तो आपको बाद में फ़ायदा है, क्योंकि आप भूल जाएंगे कि आपने ये क्यों सेटिंग्स की थी। अब मैं इंटरप्ट सेटिंग्स फॉर टाइमर 0, ठीक है। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, intcon.GIE, intcon.GIE, ठीक है। इसको मैं कर रहा हूँ 1, इसको मैं कर रहा हूँ 1, इंटकॉन को मैंने 1 कर दिया। और इसके अलावा मैंने करना है टाइमर 0IE को, टाइमर 0IE को, ठीक है। इसको मैंने किया यहाँ पर TMR 0IE, इसको भी मैंने 1 कर दिया। और इसके अलावा टाइमर 0IF को मैं चाह रहा हूँ इनिशियली क्लियर हो, बाद में क्योंकि ये जब ओवरफ्लो होगा तब ये सेट हो जाएगा, तो उसको मैं वैसे ही जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड TMR 0IF इंटरप्ट फ्लैग को मैं क्लियर कर देता हूँ। अच्छा, ये मैं आपसे क्लियर और सेट की बात करो ना, इसके लिए हम अपने लिए आसानी कर सकते हैं, ठीक है। वो आसानी क्या है, चलिए पहले मैं उसको बिल्ड करके आपको दिखा दूँ कि इसमें कोई एरर नहीं आना चाहिए। आ गया एरर, हाँ। मसला क्या है, टाइमर 0 असाइन नॉन वैल्यू, ठीक है। टाइमर 0 हमने एक्चुअली इसको हमने इंट कॉन नहीं डाला, देखा, इंट कॉन के अंदर उसको पता नहीं कि ये टाइमर 0IE कहाँ पर रखा हुआ है। इंट इसकी जगह मैं एक और भी काम कर सकता हूँ इसमें, उसके अंदर आप अगर आप इसको चेक करें ना, तो मैं टाइमर 0IF इस पर भी एरर देगा, ठीक है। लेट मी जस्ट शो यू, इस पर भी देगा एरर कि इसको टाइमर 0IF इसको पता नहीं कहाँ पर है, लेकिन मैं इसके जो नाम डिफाइंड है ना वो आगे अंडरस्कोर बिट है, अब मैं करूँगा तो उसको एरर नहीं देना चाहिए, ठीक है। ये मैं आपको पहले भी बात बता चुका हूँ। ये आप कैसे देखेंगे, इसको मैं यहाँ पर आता हूँ, लेकिन टाइमर 0IF पे मैंने कंट्रोल D दबाया तो मुझे ये पिक 18F452.C खोल के दे देगा। यहाँ मुझे पता चल जाएगा कि मैं टाइमर 0IF भी इस्तेमाल कर सकता हूँ और टाइमर 0IF बिट इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं पसंद ही करता हूँ कि मैं ऐसे फाइल का नाम मेंशन करूँ, ऑल्दो मैं आगे बिट डाल के ये काम कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये पसंद करता हूँ कि मैं पूरा इसका नाम इस्तेमाल करूँ, अपनी पर्सनल, आपकी अपनी प्रेफरेंस की, आपकी मर्जी है, ताकि मुझे याद रहे कि ये SFR पड़ा हुआ कहाँ पर है। वरना से बिट आ जाएगा ना तो फिर याद नहीं रहता कि ये SFR पड़ा हुआ कहाँ पर है। टाइमर 0IF, ठीक है, इसको मैंने क्लियर कर दिया। अब मैं आपसे कह रहा था कि जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये कि जैसे मैंने इसको देखें, यहाँ पर एरर नहीं आ रहा, जस्ट समथिंग जो कि हम अपने लिए आसानी कर सकते हैं बात के लिए, वो ये कि अगर आपने C इस्तेमाल की हुई है तो उसमें आप डेफिनेशंस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर कर दूँ डिफाइन सेट, आगे पहले लिखते हैं सेट 1 और डिफाइन क्लियर 0, ठीक है। अब मैंने सेट और क्लियर लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर रादर देन राइटिंग 1 और 0,
मैं यहाँ पर इसको कर लेता हूँ सेट, इसको कर लेता हूँ सेट, तो सिर्फ ये रीडेबिलिटी में आसानी हो जाती है। ठीक है, तो अब मैं इसको बिल्ड करूँगा तो शुड नॉट गिव मी एन एरर इंशाल्लाह। ठीक है, तो इसको इसने रेकग्नाइज कर लिया। अब इसकी जगह जहाँ भी सेट लिखा होगा उसको 1 से रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो इसमें मेरे लिए थोड़ी सी आसानी हो जाती है इन टर्म्स ऑफ रीडेबिलिटी। राइट, सो मेरे पास ये टाइमर की मेन सेटिंग्स हो गई, और अब हमने क्या काम करना होगा, अब हमने टाइमर को रन करना होगा, और कोई चीज़ उसके बाद हमें उसका ISR लिखना होगा। ठीक है, तो एक काम तो हमने ये करना है कि टाइम को रन कैसे करते हैं। टाइमर को रन करने के लिए हम दोबारा टाइमर 0 पे चले जाते हैं और हम देखते हैं कि ये टाइमर ऑन की बिट होती है। ठीक है, तो इस टाइमर ऑन पहले मैं यहाँ पर उसको 0 कर चुका हूँ, वेट T0 कॉन के अंदर ही मौजूद है, ये देखें T0 कॉन के अंदर मौजूद है। तो अभी फिलहाल मैंने उसको पहले ऑफ किया था। अब मैं जब सारी सेटिंग कर ली है, इंटरप्ट की सेटिंग भी हो गई, ये भी हो गया, तो अब मैं यहाँ पर आके टाइमर को ऑन कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ स्टार्ट टाइमर 0। ठीक है, मैं क्या करूँगा, T0 कॉन डॉट, क्या नाम है इसका, TMR0 ऑन, TMR0 और ऑन इक्वल्स टू सेट। ठीक है, आप इसकी सेट की जगह आप इसको यहाँ पर स्टार्ट भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप चाह रहे हैं कि आप इसको और ज़्यादा एक्सप्लिसिट करें, मैं यहाँ पर कर दें डिफाइन स्टार्ट को आप 1 डिफाइन कर लें, तो आप यहाँ पर सेट की जगह आप यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं, आपकी मर्जी। राइट, सो these are the small shortcuts that you can do to simplify your life for later use। ठीक है, अब उसके अलावा हमने क्या करना है, अब यहाँ पर हमें सिर्फ कुछ भी नहीं करना, while 1 के अंदर मैं आके बैठ जाऊँगा और सिर्फ यहीं पर होल्ड करूँगा, क्योंकि बाकी सारा काम मैंने इन ISR के अंदर करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अब मैं ISR लिखूँगा इसका, यानी कि इंटरप्ट सर्विस रूटीन। उसके लिए उसका फॉर्मेट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, वो है void इंटरप्ट। ठीक है, और ये जब आप कॉल करेंगे, अगर आप असेंबली में प्रोग्रामिंग कर रहे होते तो आपको बिल्कुल वैसे ही करना पड़ता है जैसे आपने 8051 में किया था, कि उसका एक स्पेसिफिक एड्रेस है। जैसे 8051 में एड्रेस था कि जहाँ पर वो आपका प्रोग्राम काउंटर जंप करता है जब इंटरप्ट कॉल होती है, यहाँ पर भी ऐसा ही है। लेकिन सी में हमारे आसानी के लिए हमें अब उसको एड्रेस को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद वहाँ पर जंप कर जाएगा। जो भी हम यहाँ लिखेंगे वो सारे का सारा कोड उस एड्रेस लोकेशन में जाके प्लेस हो जाएगा। अब क्योंकि मैंने मल्टीपल इंटरप्ट इस्तेमाल करने हैं, तो मैं यहाँ पर मैं स्पेसिफाई करूँगा, मैं कहूँगा इफ़ मैं चेक करूँगा कि कौन सा इंटरप्ट आया है। ठीक है, इंट कॉन डॉट TMR0, इसको मैं हटा देता हूँ, TMR0 IF, 0 की जगह मैंने और डाल दिया, कॉमन मिस्टेक दैट आई मेक ऑल द टाइम। और ये टाइमर 0 जो है, मैं ये मेरे पास आ गया इसका SFR, यानी कि अब यहाँ पर जब टाइमर 0 IF सेट होगा तब मैंने क्या काम करना है। ठीक है, अब मैंने सबसे पहले ये काम करना है, अरे मैंने एक पिन को वो करना था ना, फ्लिप करना था पिन को, किधर गया, ये पिन का नाम है RD0। ठीक है, इसको मैंने इनिशलाइज नहीं किया, वो मुझे करना पड़ेगा, लेकिन मैं यहाँ पर ऐसे कर लेता हूँ कि मैं उसको यहाँ पर पहले इनिशलाइज में बाद में करूँगा, पर यहाँ पर कोड लिखूँ, मैं करूँगा लैट डी, अब डी में कौन सी है, लैट डी के अंदर 0th बिट है इसकी। ठीक है, लैट डी डॉट B0 को मैंने इन्वर्ट करना होगा, लैट डी डॉट B0। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको मैं इन्वर्ट करूँगा, लेकिन ये मैं इस्तेमाल नहीं कर सकूँगा, और इसमें एक्चुअली मैंने कीबोर्ड दूसरा लगाया हुआ है, तो ये आ गया। लेकिन मैंने इसको डी को मैंने डिफाइन नहीं किया था कि इनपुट है कि आउटपुट है, तो यहाँ पर मैं एक और यहाँ पर लिख लेता हूँ पोर्ट डेफिनेशन। पोर्ट्स को मैंने क्या करना है, ट्रिस डी डॉट B0, इसको मैंने कर लिया आउटपुट के लिए 0। अब यहाँ भी मैं कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैं मिसाल के तौर पर अगर मैं इनपुट आउटपुट डिफाइन करना चाहता हूँ तो मैं करता हूँ डिफाइन आउटपुट को मैं आउटपुट को मैं 0 डिफाइन कर सकता हूँ। ठीक है, और आउटपुट 0 हो गया, और डिफाइन इनपुट को 1। ठीक है, अब क्या होगा कि मैंने ट्रेस पी को डिफाइन कर दिया आउटपुट। ठीक, ट्रेस पी को मैंने आउटपुट डिफाइन कर दिया। मैं चाहूँ तो उसकी एक इनिशियल वैल्यू भी यहाँ पर डाल देता हूँ, लैट डी डॉट B0 इज इक्वल टू
इसको मैं सेट कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैंने सेट कर दिया, इसकी मैंने इनिशियल वैल्यू डाल दी। अब मैं क्या करूँ, जब भी इंटरप्ट मेरे पास आएगा टाइमर का, तो मैं इसको इन्वर्ट करूँगा और क्या करूँगा, अब मैं ये इसको फ्लैग को क्लियर करना है, यानी कि इंट इंट कॉन डॉट टाइमर 0 IF, इसको मैंने करना है क्लियर। इसको मैंने क्लियर कर दिया और फिर मुझे टाइमर की वैल्यू को रीड आउट करना है, और वो यहाँ पर मेरे पास मौजूद है। ये टाइमर की वैल्यू यहाँ से मैं कॉपी पेस्ट कर लूँगा, क्योंकि वही वैल्यू को मैंने दोबारा रीड आउट करना है, ठीक है। और आई थिंक इसके अलावा कोई और चीज़ जो हमें करनी होगी टाइमर के इंटरप्ट में, आई थिंक दिस इज इट, राइट। सो लेट्स सी इफ दिस बिल्ड्स, कोई एरर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या है, एक्सपेक्टेड बट कॉल्ड, इसमें हाँ हमें सेमी कॉलन नहीं डाला, राइट। सेमी कॉलन डालते हैं एंड लेट्स सी, राइट। सो दिस इज वर्किंग फाइन। प्रोजेक्ट का नाम है INT0, सो लेट्स ओपन दिस, राइट। और मैं इसको प्रोजेक्ट के अंदर मैं इस INT0.hex को डालता हूँ। INT0 प्रोजेक्ट है मेरा, इसके अंदर ये हेक्स फाइल आ गई, सही है, 20 मेगाहर्ट्ज, एवरीथिंग लुक्स गुड। और इसको लेट्स सी, ओके। सो दिस इज़ माय वेवफॉर्म, और अगर मैं उसको देखूँ मेजर करके, तो मेरे पास उतनी मेजरमेंट आनी चाहिए जितनी मैंने प्लान की, ठीक है। ठीक है, तो मेरे पास ये अगर यहाँ पर जहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, ये आपके पास 1 मिलीसेकंड आ रहा है, ठीक है। तो दिस इज़ एज आई एक्सपेक्टेड, राइट। सो अब हमने एक और काम करना है, ठीक है। ये हमारा काम हो गया। अब हमने जो दूसरा काम करना है वो ये करना है कि हमने इंटरप्ट यानी INT0 को इंटीग्रेट करना है, ठीक है। INT0, अब INT0 इंटरप्ट क्या होता है पहले मैं आपको दिखा चुका हूँ, आप इसकी डाटा शीट में भी देख सकते हैं। डाटा शीट में यहाँ पर आके देखेंगे तो आपके पास ये चिप है, अगर इस चिप में अगर आप मैं इस जूम इन वेट, तो ये आपको नज़र आएगा यहाँ पर कि किधर गया आपके पास पोर्ट बी, किधर गया, ये रहा पोर्ट बी। तो RB0 ये देखें, INT0, INT1, INT2, ये 3 पिन है आपके पास, पिन 33, 34, 35, जो कि एक्सटर्नल इंटरप्ट के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकते हैं। तो आप यहाँ पर इंटरप्ट के चैप्टर में अगर जाएँ, चैप्टर 8 में डाटा शीट के, इसमें देखें आपको INT0 इंटरप्ट के बारे में कुछ एक अलग से टॉपिक मिल जाएगा। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। एक्सटर्नल इंटरप्ट ऑन RB0, INT0, RB1 जो है INT1 के ऊपर होता है, और RB2, INT2, यानी कि ये 3 आपके पास एक्सटर्नल इंटरप्ट मौजूद है, और ये एज ट्रिगर्ड है। राइजिंग एज और फॉलिंग एज आप दोनों सेट कर सकते हैं। INTCON2 के अंदर एक सेटिंग है, INTCON2 के अंदर एक सेटिंग है जिसमें आप इसको आप सेट कर सकते हैं कि ये इसकी राइजिंग एज होगी या फॉलिंग एज के ऊपर होगा। When the valid edge appears, corresponding flag bit is set, और ये भी फ्लैग बिट मेरे ख्याल से वहीं पर होनी चाहिए, देखते हैं। राइजिंग एज corresponding bit is set in INTCON2, if the corresponding bit is set in INTCON2 register, if सही, तो इसका मतलब अगर हम उसको सेट करेंगे तो उसकी राइजिंग एज के ऊपर होगा, अगर क्लियर करेंगे तो फॉलिंग एज पे। एक ये बात बताइए, व्हेन अ वैलिड एज अपीयर्स ऑन द RB INT एक्सप्लेन द corresponding फ्लैग बिट, ये सेट हो जाएगी। इंटरप्ट कैन बी डिसेबल्ड बाय क्लियरिंग द corresponding इनेबल बिट इन INTX ई फ्लैग। तो इस इंटरप्ट को भी हम इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, जैसे हमने पहले देखा था। और अभी हम INTCON2 को देख लेते हैं कि ये चीज़ें हैं कहाँ पर रखी हुई, ठीक है। INTCON2 कहाँ पर हमें होगा, ये INTCON है। इंटरप्ट में जाएँ, शुरू में INTCON में जाएँ तो INTCON, पहले INTCON आ जाएगा, उसके बाद INTCON2 आना चाहिए। ये आपके पास INTCON2 आ गया, ठीक है। तो इसमें क्या है हमारे पास जो अभी के लिए रेलिवेंट, ये कि एक्सटर्नल इंटरप्ट की एज सेलेक्ट, ये वाली बिट जो है, कि अगर आप 0 करेंगे इसको तो आपके पास इंटरप्ट ऑन फॉलिंग एज, अगर 1 करेंगे तो ऑन राइजिंग एज होगा, ठीक है। तो अभी मैंने बटन लगाया हुआ, अगर मैं बटन का स्टेटस देखूं तो बटन जो है मेरे पास अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस 0 होगा, जब बटन दबाऊंगा तो हाई होगा, यानी कि मेरे पास मेरे पास राइजिंग एज आएगी। तो मैं चाहता हूं कि राइजिंग एज के ऊपर हो, उसका मतलब है मैं इस बिट को सेट करना पसंद करूंगा, इस बिट को सेट करना पसंद करूंगा ताकि मेरे पास जो एक्सटर्नल इंटरप्ट आए वो राइजिंग एज के ऊपर आए रादर देन फॉलिंग एज पे। अच्छा, ये बाकी जो 2 इंटरप्ट्स हैं INT1 और INT2, उसके बारे में यहाँ पर बताया है, INT1 और INT2, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है मेरे पास उसकी जो इंटरप्ट जो उसकी फ्लैग्स हैं वो यहाँ पर नहीं आ रहे। वो फ्लैग कहाँ पर आ रहे हैं, वो देखिए, फ्लैग यहाँ पर है, यहाँ पर आने चाहिए। ये देखें, ये आपके पास फ्लैग INTCON के अंदर है। INTCON के अंदर आपके पास फ्लैग्स मौजूद हैं जो एक्सटर्नल इंटरप्ट के INT0 के जो आएंगे, ठीक है। INT1 INT2 कहाँ पर है वो मैं आपको दिखाता हूँ।
ये INT0 जो हमारे पास जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि एक्सटर्नल इंटरप्ट पिन 0 जो RB0 के ऊपर आएगी, इसके जो इंटरप्ट हैं, इसकी इंटरप्ट के हमने एक ये इंटकॉन 2 रजिस्टर देखा जिसकी हमने इस एक बिट को सेट करना है। बाकी हमारे लिए फ़िलहाल इंपॉर्टेंस नहीं रखता, ठीक है। तो अभी मैं ये कर सकता हूँ बारी बारी कर लूँ इफ़ यू वांट, कि अगर मैं इसकी सेटिंग कर लूँ, लेट्स ट्राई टू डू इट एज वी गो अलोंग। तो मैं अगर इसका कर लूँ एक्सटर्नल, ठीक है, एक्सटर्नल इंटरप्ट सेटिंग्स में अगर मैं देख लूँ तो इंटकॉन 2 की मुझे इंटीजर एज इंटीजर नहीं, इंटरप्ट है, इंटरप्ट एज 0, ठीक है, INTEDG 0। तो मेरे पास यहाँ पर इंट कॉन 2 को अगर मैं यहाँ पर INT एज इंटरप्ट EDG इंटरप्ट एज इंटरप्ट EDG 0, ठीक है, इसको मुझे क्या करना चाह रहा हूँ मैं, राइजिंग एज के ऊपर, सॉरी, इंटरप्ट ऑन राइजिंग। अच्छा, ये मैं पहले से ये इसके लिए 1 होगा, ठीक है, तो इसको मैं इसको 1 कर देता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ राइजिंग एज के ऊपर। और दूसरी मैंने इस पर कोई और सेटिंग करनी है, नो नॉट रेडी, राइट। सो दो बाकी क्या है, मुझे इसके इंटरप्ट इनेबल, एक्सटर्नल इंटरप्ट इनेबल और एक्सटर्नल इंटरप्ट फ्लैग, ये दो देखें यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर इसके INT0IE जो है, ये देखें INT0IE, ये है एक्सटर्नल इंटरप्ट इनेबल बिट, और उसका जो फ्लैग जनरेट होगा वो ये बिट है, यानी कि ये मैं एक्सटर्नल इंटरप्ट जब आएगा तो इंटरप्ट जनरेट होगा, और वो इंटरप्ट जनरेट होगा वो कैसे पता चलेगा कि ये फ्लैग बिट सेट होगी, ठीक है। बाकी जो टाइम है तो उनके आगे आपको मिल जाएंगे। आपको देखें जो बाकी एक्सटर्नल इंटरप्ट है ना, ये हमने जो देखें एक्सटर्नल इंटरप्ट अभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं INT0, INT1, INT2 की जो सेटिंग है ना, वो आपको एक तो यहाँ पर एज की सेटिंग है, आगे जो उनके उसकी सेटिंग है, सॉरी, इनेबल की और फ्लैग, वो यहाँ पर आपको मिलेगी इंटकॉन 3 के अंदर। इंटकॉन 3 के अंदर उसकी जो एक्सटर्नल इंटरप्ट 2 और 1 है, उनके आपके फ्लैग बिट और इनेबल बिट मिलेगी, राइट। तो टाइमर 0 इज ऑफ हाई प्रायोरिटी, ज़्यादा हाई प्रायोरिटी टाइमर है, तो बहरहाल वो इंटकॉन के अंदर मौजूद है। इसका मतलब है मुझे इसको इनेबल करना है, INT0IE को इनेबल करना है। मैं यहाँ पर आऊँगा, ये है इंटकॉन डॉट INT0IE, INT0IE। देखिए अब मैं जब लिखूंगा तो खुद ही जो नीचे से रेड विगली लाइन है ये खत्म हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसने रिकग्नाइज कर लिया। अगर आप कंफर्म भी करना चाह रहे हैं तो वहाँ पर मैंने आके कंट्रोल D करेंगे तो आपको वहाँ दिखा देगा कि ये कैसे इसको लिखा जाता है, ठीक है। तो INT0IE को मैंने करना है, क्या करना है, मैंने INT0IE को मैंने सेट करना है, INT0IE को मैंने इनेबल 1 से जो है वो सेट हो जाएगी, तो मैं इसको सेट कर देता हूँ। आप चाहें तो उसको इनेबल नाम दे दें, जैसे मैंने आपको बताया था उसकी सेटिंग में। INT0IE को मैंने सेट कर दिया, और इसको मैं फ्लैग को मैं क्लियर कर देता हूँ, जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड, यानी कि INT0IF जो है, ठीक है, INT0IF, ये देखिए, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो उसको जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड, इंटकॉन के अंदर मैं INT0IF इंटकॉन हो गया, इंटकॉन के अंदर INT0IF को मैं क्लियर कर देता हूँ, राइट। सो ये मेरे पास हो गया। अब क्या होगा कि जब एक्सटर्नल इंटरप्ट, मैंने यहाँ पर क्या किया है कि यहाँ पर मैंने इसकी राइजिंग एज सेलेक्ट कर ली, इसका इंटरप्ट इनेबल कर दिया है, और ग्लोबल इंटरप्ट इसके लिए चाहिए होगा वो पहले से इनेबल किया हुआ है मैंने, ठीक है। यहाँ पर मैं देख चुका हूँ कि ग्लोबल इंटरप्ट इसके लिए चाहिए होगा। क्या इसके लिए PEI चाहिए होगा, पेरिफेरल इंटरप्ट? हम यहाँ पर इसको ग्राफ में देखते हैं, यहाँ पर आप देखते हैं कि ये मेरे पास सारे एक्सटर्नल इंटरप्ट मौजूद हैं। ये देखें INT0IF, INT0IE, तमाम जो एक्सटर्नल इंटरप्ट हैं, INT1, INT2, इनके लिए मुझे PEI की ज़रूरत नहीं है, कि प्रेफरल इंटरप्ट को इनेबल करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ग्लोबल इंटरप्ट से काम चल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ग्लोबल इंटरप्ट इनेबल किया हुआ है, और मैंने इसको इंटरप्ट इनेबल किया हुआ है, और फ्लैग को क्लियर कर दिया। आई थिंक दिस शुड वर्क इंशाल्लाह। अब हमें एक काम करना बाकी है, वो ये कि हमने अब उसकी वो करनी है, उसका हमने ISR लिखना है, ठीक है। तो इंटरप्ट इनेबल फ्लैग, हाँ ठीक है, राइट। तो हमने इसका फ्लैग हमने इसका जनरेट करना है, राइट। सो अब हमने इसका लिखना है जो ISR लिखना है। अब यहाँ पर हमारे पास ये था ISR टाइमर के लिए। अब हम यहाँ पर लिखेंगे, अगर आपके पास ये सेट नहीं हुआ, अगर इंटरप्ट आएगा तो इस फंक्शन के अंदर आएगा, लेकिन अगर इस फंक्शन के अंदर आपके पास वो इंट टाइमर का सेट नहीं है, तो मैं चेक करूँगा इंट कॉन, एक्सटर्नल इंटरप्ट का नाम क्या है यहाँ पर, ये वाला, ये फ्लैग सेट होना चाहिए, INT0IF, ठीक है।
ये int0if यहाँ पर int0if, ठीक है। ये अगर सेट है तब मैंने क्या काम करना है, अब मैंने क्या करना है, अब मैंने उसको एग्जिबिट करना है। मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरे पास जो वेव फॉर्म जनरेट हो रही है उसको मैंने रोकना है या उसको चलाना है, यानी कि मैं टॉगल करना है बेसिकली, ठीक है, उसको मैं टॉगल करना है। तो लेकिन बिफोर आई डू दैट, सो लेट मी जस्ट डू द, जो इसके लिए ज़रूरी काम क्या होगा कि इस फ्लैग को पहले क्लियर करना होगा, ठीक है। तो मैं int con डॉट int0if को मैं सबसे पहले क्लियर करूँगा, ठीक है, ताकि ये मेरा फ्लैग क्लियर हो गया। तो ये मेरा जो मेन काम इस इंटरप्ट को चलाने का ज़रूरी है वो ये हो गया। अब इस इंटरप्ट के अंदर मैंने करना क्या है, इस इंटरप्ट के अंदर मैंने एक तो ये कि उस टाइमर को अगर ऑन है तो ऑफ करना है, अगर ऑफ है तो ऑन करना है, ठीक है। तो वो कैसे होता है, ये टाइमर ऑन, ये था टाइमर ऑन किससे होता है, ठीक है। टाइमर ऑन जो है या स्टार्ट है, यानी कि इसकी वैल्यू या 1 है या 0 है। तो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ टाइमर 0 ऑन को, और मैं यहाँ पर इसको कहता हूँ कि टाइमर 0 ऑन को अगर जो भी वैल्यू है इसको तुम इन्वर्ट कर दो, ठीक है। यानी कि जो भी उसकी प्रीवियस वैल्यू थी, अगर वो ऑन था तो उसे ऑफ कर दो, अगर ऑफ था तो उसे ऑन कर दो। और इसी तरह मैं टू बी ऑन द सेफ साइड मैं इनेबल को भी करता हूँ, इनेबल को भी मैं इसको डिसेबल भी करता हूँ। तो मेरे ख्याल से इसके बगैर भी कोड चलना चाहिए, लेकिन मैं इसको भी कर लेता हूँ यहाँ पर कि इसको मैं इनेबल की जगह मैं इसको डिसेबल करूँ। इसको मैं यहाँ पर जो भी वैल्यू थी इसकी, इसको मैं इन्वर्ट कर दूँ। अगर सेट था तो क्लियर कर दूँ, क्लियर था तो सेट कर दूँ। तो हर दफ़ा जब भी मैं बटन दबाऊंगा तो ये वैल्यू टॉगल होगी। अच्छा, इसमें एक चीज़ थोड़ी सोचने वाली है, वो ये कि जब मैं टाइमर को रोकूंगा तो ये जो टाइम काउंट हो रहा है वो कहीं बीच में ही होगा ना, यानी कि टाइमर चल रहा होगा, मैंने जरूरत ही नहीं कि उसकी एज पे करूँ, टाइमर स्टार्ट होगा और ओवरफ्लो करेगा। तो मैं ऐसे क्यों नहीं करता कि मैं टाइमर को भी दोबारा रीलोड कर देता हूँ, ताकि वो दोबारा जहाँ पर भी है वो वहीं से स्टार्ट हो जाए, मतलब कि स्टार्ट से शुरू से स्टार्ट हो रहा देन बीच में जहाँ पर रुका था। आपको इसको नहीं भी करेंगे फिर भी मेरे खास से मसला नहीं होना चाहिए, इसको ट्राई कर लेंगे हम कि इसको निकालने से आपको ट्राई कर लें, वांट यू डू इट योरसेल्फ। इस स्टेटमेंट को निकाल के देखें कि आपके पास क्या रिजल्ट आता है। तो ये जो सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं कि इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, ये करेंगे तो क्या होगा, दीज आर द थिंग्स यू शुड ट्राई योरसेल्फ, कि अगर मैं ये करूँगा तो उससे क्या होगा, ये नहीं करूँगा तो उससे क्या होगा। बहरहाल ये मुझे लग रहा है कि इंशाल्लाह दिस इज़ इनफ, होपफुली। सो लेट्स सी इफ दिस वर्क्स। एरर तो कोई नहीं आया, और ये मेरे पास, इसको मैं चला के देखते हैं, स्क्वायर वेव मेरे पास जनरेट होगी है। इसको थोड़ा सा मैं राइट, सो लेट मी देखें, आप यहाँ पर ब्लिंक भी कर रहा है, ये मेरे पास कनेक्टेड है इससे, तो बिस्मिल्लाह करके करते हैं इसको, सी इफ इट वर्क्स। ये देखिए आपके पास वेव फॉर्म गायब हो गई, ठीक है। अब मैं दोबारा से उसको क्लिक करूँगा तो वो दोबारा वापस आ जाना चाहिए इंशाल्लाह। नहीं हुआ, समथिंग रॉन्ग, गायब तो हो गई थी, अब वापस नहीं आ रही। सो लेट्स सी कि हमने इसमें क्या गड़बड़ की है। अच्छा, इसमें हम क्या कर सकते हैं, टाइमर 0 ऑन। अच्छा, मैंने इंटरप्ट एनेबल, टाइमर का इंटरप्ट एनेबल किया था सेट, इसको स्टार्ट इज़ 1, और टाइमर 0 कॉन को मैं यहाँ पर ऑफ कर देता है, दोबारा ऑन नहीं करता। टाइमर 0 कॉन, टाइमर 0 ऑन, इसको मैं ज़रा जस्ट टू बी, ये जो मैंने एक्स्ट्रा स्टेटमेंट्स डाली हैं इसको मैं यहाँ से जो बिल्कुल मिनिमम, अब मैं आपके सामने डिबगिंग का इशू आ गया, तो अच्छी बात है, ताकि आपको पता चल जाए कि एक्चुअली में डिबगिंग कैसे करते हैं। जो स्टेटमेंट्स रिक्वायर्ड नहीं है उनको मैं क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है, जो मुझे जिसके मिनिमम से मुझे पता चल जाए। एक तो मुझे पता चल गया कि मसला बटन वाले के इशू के साथ है, ठीक है। यहाँ पर ये क्लियर हो रहा है, इंटरप्ट फ्लैग क्लियर हो रहा है, ये पहले ठीक चल रहा था, मसला इसमें कौन इंटरप्ट फ्लैग int0 IF को मैं क्लियर कर रहा हूँ, int0 IF को क्लियर कर रहा हूँ, t0 कॉन, टाइमर 0 ऑन को मैं टाइमर 0 ऑन को मैं ऑफ कर रहा हूँ, ऑफ को ऑन कर रहा हूँ। चलना तो चाहिए इसको, बिस्मिल्लाह, लेट्स सी। ओके, सो बिल्ड हो गया, ऑलराइट, सो लेट्स सी इफ दिस वर्क्स, बिस्मिल्लाह। राइट, सो वी हैव द वेवफॉर्म एंड व्हेन वी प्रेस द बटन ये इनहिबिट हो गया, ठीक है। अब दोबारा बटन प्रेस करने से दोबारा वेवफॉर्म वापस आ जानी चाहिए, राइट, आ गई। तो देयर वाज समथिंग रॉन्ग दैट आई वाज डूइंग ओवर हियर, राइट। तो इनेबल को मैं int0 इनेबल, शायद इसकी ज़रूरत नहीं, मखा इसकी वजह से शायद मसला हो रहा है, ठीक है। तो मैं टाइमर को दोबारा, लेट मी अनकमेंट दिस, बल्कि मैं ऐसा करता हूँ, अब एक एक अनकमेंट करके देखें कि किससे फ़र्क पड़ रहा है। लेट मी जस्ट अनकमेंट दिस, ठीक है। अब मैं इसको अनकमेंट करूँगा
और मैं इसको चला के देखता हूँ, मुझे पता चल जाएगा कि मसला इस स्टेटमेंट से आ रहा है कि किसी और से आ रहा है। इसको मैं स्टॉप किया और दोबारा रन किया। आप देखते हैं कि इस स्टेटमेंट से वो मसला दोबारा आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो दिस इज़ ये ऑफ हो गया। लेट मी प्रेस अगेन। तो यही स्टेटमेंट है, इसकी इनेबल करने में कोई मसला आ रहा है मेरा, इसके बगैर भी मेरा काम चल रहा है। सो आई डोंट नीड स्टेटमेंट, राइट। सो लेट मी जस्ट गेट रिड ऑफ दिस। टाइमर को रीलोड करने से कोई इसको प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा। सो लेट मी जस्ट अनकमेंट दिस एंड सी इफ दिस क्रिएट्स एनी प्रॉब्लम। तो यहाँ पर मैं इसको स्टॉप एंड देन लेट्स रीस्टार्ट। सो दिस इज ऑन एंड इसको किया तो ऑफ हो, ठीक है। तो ये एलईडी भी उसी पिन से कनेक्टेड है, RD0 से मैंने कनेक्ट की हुई है। तो यहाँ पर आपको ब्लिंक करते हुए भी नजर आ जाएगा, राइट। सो आज की क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई, सो आई अपोलोजाइज फॉर दैट। लेकिन आई वांटेड टू फिनिश, मैं चाह रहा था कि आप लोगों के लिए स्टार्ट से एंड तक एक पूरा काम करूँ ताकि आप लोगों को अगर कोई कन्फ्यूजन है तो वो क्लियर हो जाए। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।